दो तरह की कैपिटल होती है। एक बैंक में जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है, एक रिलेशनशिप कैपिटल जिसको सोशल कैपिटल कहते हैं। इसकी कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है। बैंक में आपके जितने भी पैसा है, जो भी वेल्थ है, वो वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा 12%, 15%, 25% बढ़ेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। पर यदि एक बार मैंने सुरेश सर का दिल जीत लिया तो सुरेश सर के कनेक्ट में यदि 100 लोग हैं तो वो 100 लोग भी मेरे हैं, और सुरेश सर के कनेक्ट में लाख लोग हैं तो वो भी मेरे हैं। ये रूल मैंने हमेशा इम्प्लीमेंट किया कि मैं जिस शहर में जाऊंगा, जिस जगह पे जाऊंगा, उस जगह पे यदि मेरे कनेक्ट का कोई भी व्यक्ति है तो मैं जाने के समय 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बैंडविड्थ लेके जाऊंगा कि यार मैं उनसे 5 मिनट मिलके जरूर आऊंगा, भले केवल चाय पीने जाऊंगा। इस आदत ने मेरे हमेशा लोगों से संबंध बने रहे। लोग मैंने देखा है नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते हैं, जहाँ नेटवर्किंग बड़ी 100 लोग इकट्ठे 200 लोग पहुँच गए और एटीएम मशीन की तरह कार्ड ले लो, 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 और कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं कि ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मिथ क्या है? पर मैं इसको नेटवर्किंग बोलता ही नहीं, ये नेटवर्किंग है भी नहीं। देखिए, हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं कि वो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करे, आपके कहीं काम आए। आप बताइए, आप किसी की शादी में गए, उस शादी में आपको 100 लोग मिले, वो 100 लोगों ने एक दूसरे ने आपकी शक्ल तो देखी, पर क्या वो 100 लोग कभी आपके जीवन में, आप उनके जीवन में काम आएंगे? कभी भी नहीं। और कार्ड बांटा, मेरा नाम सुरेश मनसमानी, मेरा नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश, समझते हैं नेटवर्किंग हो गई। वो समझते नेटवर्किंग। दिस इज नॉट नेटवर्किंग। मैंने उनके व्हाइट कलर के बोर्ड पे रेड कलर के मार्कर से 13 पॉइंट लिख के आया था कि 13 पॉइंट नहीं सुधरे इस प्रोजेक्ट में तो ये कंपनी 4 साल में बंद हो जाएगी। सर, कोविड ने उनको 1 साल का एक्स्ट्रा समय दे दिया, 5 साल में वो कंपनी बंद हो गई। सुरेश, आप इंडिया के एक बहुत बड़े कनेक्टर हो। मैं बहुत लोग को जानता हूँ, मैं खुद को बड़ा सुपर पावर नेटवर्कर मानता था, लेकिन आप मेरे से भी बड़े हो नेटवर्किंग के मामले में। ऐसा कौन सा मोमेंट था, कब आपको लगा कि आप औरों से बेहतर ये कर सकते हैं नेटवर्किंग? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, लोग रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते नहीं है, ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग करते हैं, हर कोई एक दूसरे को बेचना चाहता है। किस मोमेंट पे आपको लगा कि यू कैन डू बेटर देन अदर पीपल? सर, ये जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग प्यार से उसको रॉकी बोलते हैं, तो हम लोग साथ में बाजार जाते थे। तो बाजार में जब वो मुझे लोगों से बातचीत करते देखता था तो मुझे एक बात बोलता था कि चित्रेश, तुम्हारा मुंह ना हो तो तुम्हें कोई पूछे ना। अच्छा। तो ये बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, जिन बिजनेस में मैं हार्डकोर एडमिन ऑपरेशंस वाले बिजनेस में रहा, तो मुझे जीवन में मेहनत करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिल रही थी जिन सफलताओं को मैं पाना चाहता था। 2014-15 में मैं किसी कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, और तब कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के बाद कुछ जीवन में 2-4 इंसिडेंट ऐसे हुए जहां मेरे नेटवर्क के एक फ़ोन के कारण वो काम हो गया जिन कामों को करने में मैं 50 लाख भी खर्च करने तैयार था और नहीं हो रहा था। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार, ये इतना पावरफुल टूल है कि मैं किसी काम के लिए 50 लाख भी खर्च कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, पर वो काम केवल एक कॉल पे हो गया। तो आपको वो एक कॉल कौन सा इन्फ्लुएंशियल पर्सन से होना चाहिए, कौन सा वो प्रभावित आदमी है जिसके कॉल से वो काम हो जाए, वो ढूंढने की देर थी। वो ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़े अपने कनेक्शंस का यूज़ करना पड़ा, और वो कनेक्शंस से होने के बाद जिस दिन वो काम हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, दिस इज़ व्हाट आई एम सर्चिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। और तब से लगातार मैंने एक ही जीवन का उद्देश्य रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, और जब उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी तो वो हमारे लिए हमेशा किसी भी काम के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, और वहाँ से जर्नी शुरू होगी। सर, बहुत सुंदर। दो तरह की कैपिटल होती है। एक बैंक में जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है, एक रिलेशनशिप कैपिटल जिसको सोशल कैपिटल कहते हैं। किसकी कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है? सर, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। बैंक में आपके जितने भी पैसा है, जो भी वेल्थ है, वो वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा 12%, 15%, 25% बढ़ेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। पर यदि एक बार मैंने सुरेश सर का दिल जीत लिया तो सुरेश सर के कनेक्ट में यदि 100 लोग हैं तो वो 100 लोग भी मेरे हैं, सुरेश सर के कनेक्ट में 1000 लोग हैं तो वो 1000 लोग भी मेरे हैं, और सुरेश सर के कनेक्ट में लाख लोग हैं तो वो भी मेरे हैं। तो आप ही कैलकुलेट कर लीजिए किसकी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। बहुत कुछ गहरी बात है, इसको ज़रा पीछे करके ना रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। बहुत लोग को समझ नहीं आती है क्योंकि ट्रांजैक्शन में लगे हुए हैं सबके, भैया ठीक है आज फ़ायदा उठा लो, पर जिससे काम नहीं निकला तो कल फ़ोन ना करो। ऐसा ही करते हैं ना लोग। लेकिन आप मैं इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझाता हूँ लोगों को समझाने के लिए। आज भूपेंद्र सिंह राठौर जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, सागर सिन्हा जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, अनुराग ऋषि जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, वशिष्ठ गाला जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे साथ भी आपसे तो आप तो मेरे परिवार के हिस्सा हैं। ऐसे तमाम देश के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मंच को, जिनके चैनल को मैं जब चाहूँ, जैसा चाहूँ उपयोग कर सकता हूँ। और इसको डिटेल में समझाता हूँ। मुझे किसी व्यक्ति से काम था, वो मेरे काम को इग्नोर कर रहा था, तो मैंने अपना दिमाग शांत मन से सोचा कि यार
कौन सा व्यक्ति है जिससे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो मैं बार बार देखता था कि ये सागर सर के वीडियो देखता है, सागर सर की वीडियो को बड़ा इसके स्टेटस पे लगाता है। मैंने सागर सर को मैसेज किया, मैंने कहा सर ये आदमी को आप जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। मैंने कहा सर मेरा एक काम है, ये काम करवाना है। सागर सर ने एक वॉइस नोट बना के भेजा, बोले चित्रेश ये वॉइस नोट भेज दूँ मैं इसको? मैंने कहा भेज दीजिए। सागर सर का वॉइस नोट गया, उस आदमी का तुरंत मेरे पास कॉल आ गया। मतलब आज सागर सर का जो भी नेटवर्क है, आज सुरेश सर का जो भी नेटवर्क है, आज BSR सर का जो भी नेटवर्क है, आज अनुराग सर का जो भी नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मुझे कोई भी काम करना है तो मेरे लिए चुटकी बजाने वाला काम है। मतलब कल आपका कोई प्रोग्राम हो और मैं बोलूँ सर आपके मंच पे मुझे एज अ स्पीकर आना है, तो आपके लिए वो कितना सेकंड का काम है हाँ या ना बोलना। आज अभी BSR सर ने लास्ट मंथ में एक प्रोग्राम किया, BSR सर ने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर वहाँ पे बुलाया। हज़ारों लोगों का प्रोग्राम यदि मैं खुद ऑर्गेनाइज करता अपने लिए तो मुझे 5-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। वो 5-10 लाख खर्च किए बिना मुझे आइडेंटिफिकेशन किसने किया? BSR सर ने। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करके मुझे अपना मंच दिया। तो जो मैं काम पैसे खर्च करके भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पैसे खर्च करके पब्लिक तो लाता, पर क्या कोई ऑथेंटिक व्यक्ति मुझे वहाँ आइडेंटिफिकेशन देता? सही बात है। तो पैसे खर्च करके भी मेरा ये काम नहीं होता। आपके अकाउंट में पड़ा पैसा केवल आपको 10%, 15%, 20% सालाना रिटर्न देता है, पर यदि आपने किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ रिलेशन बना लिए तो उसने जो 20-25 साल काम करके अपना नेटवर्क बनाया होगा, जो 20-25 साल काम करके लोगों से रिलेशन बिल्ड किए होंगे, वो सारे रिलेशन आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल होते हैं और मेरे साथ तो हमेशा रहते हैं। आपके पास इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क है। कौन सा ऐसा रूल आपने कि इस नेटवर्क को मेंटेन किया और वो आपने रूल कभी नहीं तोड़ा? सर बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं इसको भी एग्जाम्पल और स्टोरी से ही कनेक्ट करता हूँ। सर मैं पुणे में बड़ा लंबे समय रहा, मुंबई में बड़ा लंबे समय रहा, दिल्ली में बड़े लंबे समय से रह रहा हूँ। तो मैंने हमेशा एक चीज़ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट की है, यदि मैं गुड़गांव किसी भी काम से जा रहा हूँगा तो मैं सुरेश सर को फ़ोन करके पूछूंगा कि सर क्या आज आप चाय मुझे पिलाएंगे, मैं इतने बजे गुड़गांव आ सकता हूँ। ये रूल मैंने हमेशा इम्प्लीमेंट किया कि मैं जिस शहर में जाऊँगा, जिस जगह पे जाऊँगा, उस जगह पे यदि मेरे कनेक्ट का कोई भी व्यक्ति है तो मैं जाने के समय 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बैंडविड्थ लेके जाऊँगा कि यार मैं उनसे 5 मिनट मिलके ज़रूर आऊँगा, भले केवल चाय पीने जाऊँ। और ये एक रूल बोल लीजिए, ये एक आदत बोल लीजिए, इस आदत ने मेरे हमेशा लोगों से संबंध बने रहने दिए। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा मिथ, लोग मैंने देखा है नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते हैं जहाँ नेटवर्किंग बड़ी 100 लोग इकट्ठे, 200 लोग पहुँच गए और ATM मशीन की तरह कार्ड ले लो, 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 और कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं कि ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मिथ क्या है नेटवर्क? पर मैं इसको नेटवर्किंग बोलता ही नहीं हूँ, ये नेटवर्किंग है भी नहीं। देखिए हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं कि वो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करे, आपके कहीं काम आए। आप बताइए, आप किसी की शादी में गए, उस शादी में आपको 100 लोग मिले, वो 100 लोगों ने एक दूसरे ने आपकी शक्ल तो देखी, पर क्या वो 100 लोग कभी आपके जीवन में, आप उनके जीवन में काम आएंगे? कभी भी नहीं। सेम ये इंसिडेंट होता है जब लोग किसी जगह नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं और कार्ड बांटा, मेरा नाम सुरेश मनसमानी, मेरा नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश, समझते हैं नेटवर्किंग हो गई। वो समझते नेटवर्किंग हो गई। दिस इज नॉट नेटवर्किंग इन माई ओपिनियन। मैं जब तक किसी के साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ना करूं, मैं उसको नेटवर्किंग मानता ही नहीं हूं। जब तक आपने उसको जाना नहीं, उसने आपको जाना नहीं, आप उसके जीवन में कभी वैल्यू नहीं दे पाएंगे। यदि मैं आपके जीवन में कभी कोई वैल्यू नहीं दे पाऊंगा तो आपके गुड बुक्स में मैं कभी नहीं आऊंगा, और यदि मैं आपके गुड बुक्स में नहीं हूं तो आपके और मेरे नेटवर्क होने का, जान पहचान होने का कोई फायदा कभी नहीं होगा। और आज के टाइम में जब हर इंसान इतना बिजी है तो फ़ोन क्यों उठाएगा कोई किसी का? जब तक वैल्यूएबल नहीं समझेगा उस रिलेशनशिप को। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप ऐसे नेटवर्किंग इवेंट में जाइए और थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसके जीवन में आप वैल्यू दे सकते हो। ये मत सोचो कि कौन सा आदमी जो मेरे काम का है। जिस दिन आप ये सोच के किसी से मिलते हैं ना कि इससे मैं क्या काम निकाल लूं, सामने वाला आपके शब्दों में, आपकी भावनाओं में, आपकी आंखों में ये बात पढ़ लेता है कि यार ये आदमी मेरे साथ मतलब के लिए आया है, और फिर वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। जब आप किसी से मिलो और ये सोचो कि यार मैं इसके जीवन में क्या दे दूं, तब भी सामने वाला आदमी आपकी आंखें पढ़ लेता है, आपकी भावनाएं पढ़ लेता है, आपके भाव पढ़ लेता है, फिर वो आपके साथ ओपन होता है। तब वो अपने जीवन को खुल के आपके साथ डिस्कस करता है, तब वो अपने चैलेंज को खुल के डिस्कस करता है, तब वहाँ रिलेशन बनता है, तब वहाँ बॉन्डिंग बनती है। इसको रियल नेटवर्किंग बोलते हैं। मैं यदि 100 बार किसी से मिलता हूँ तो 100 में से
100 बार मैं ये सोच के मिलता हूँ कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इसलिए जब भी कोई मुझसे मिलता है तो वो पहले मिनट में ही खुल जाता है, क्योंकि उनको मेरी आदत पता है। उनको पता है कि चित्रेश यदि मेरे पास आया तो अपने काम से नहीं आया है, चित्रेश मेरे लिए कुछ बात लेके आया होगा। और यही कारण है कि देश के सारे इन्फ्लुएंसर्स, भले वो आपस में एक दूसरे से बात ना करें, पर वो सब मुझसे बात करते हैं, और उनको एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन करना होता तो मेरा सहारा लेते हैं। राइट। दोस्तों, ये नेटवर्किंग की पीएचडी हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है लोगों के लिए रिलेशन बनाना, और कितनी इग्नोरेंस है, पता ही नहीं है कि रिलेशन बनते कैसे हैं, और उन रिलेशन से आप अपनी सोशल कैपिटल कंपाउंड कैसे करते हो। आज आप जो ये सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए नेटवर्किंग की एक मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास। उसको उसी तरीके से एंड तक इस पॉडकास्ट को देखना, हल्के में मत लेना इसको। जो जो चीज़ें आप अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। 3 सिंपल स्टेप्स बनाओ। बहुत कुछ सुनते हैं ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल, लेकिन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाना। एक तो आपने बताया मैं पूछ लेता हूँ भाई चाय और कुछ देने की बात करता हूँ, लेकिन एक सटीक 3 मंत्र सीक्रेट कि भाई ये अगर करोगे तो पक्का उस आदमी से आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनेगा। एकदम सिंपल चीज़ जो आप और हम बचपन से देख रहे हैं। आज हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हवा है, सूर्य है, धरती है, इनका एक ही काम है, बिना कपट बिना छल के हमें केवल देते रहना। सूर्य 24 घंटे जलता है बिना ये सोचे कि तुम मुझे क्या दोगे। धरती 24 घंटे हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है बिना ये सोचे कि हम क्या देंगे। हम एक दाना लगाते हैं और कुंटलों में हमारा अनाज निकलता है। तो ये सारी चीज़ों से हम केवल थोड़ा थोड़ा अपने आसपास के वातावरण को रेजोनेट कर लेना, तो हमें पता चलेगा कि हम सूर्य की इतनी कीमत क्यों करते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे निरंतर हमें दे रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, आपके मन में पहला खुद के लिए सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप इसके लिए वैल्यूएबल हो, तो आप उससे मिलने जाओ। इसको मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बोलता हूँ। कोई बड़े फेमस सेलिब्रिटी का राइट हैंड बोल लीजिए या मैनेजर बोल लीजिए, मेरा बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि चित्रेश चल तेरे को उससे मिलवाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं मिलना। बोला भाई लोग पैसे देने तैयार हैं उससे मिलने के लिए, मैं तेरे को फ्री में मिलवा रहा हूँ, तू नहीं मिल रहा। मैंने कहा मेरे को नहीं मिलना। मुझे मालूम है कौन, आपने एक बार बताया था ये, पर ठीक है नाम नहीं लेते। हाँ, नाम लेना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। मेरे पास उस सेलिब्रिटी के लिए कोई वर्क ऑर्डर आया, कुछ काम आया, 10, 25, 50 लाख का कोई बिजनेस आया। फिर मैंने उसके मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा अब मिलवा तू मुझे। और फिर मैं मिला और मैंने सीधे पहली मीटिंग में उनको एक बड़े अमाउंट की डील दी। तो जब तक मैं उसको वो पैसा नहीं दूंगा ना, जब तक मैं उनके साथ कोई धनचारक मीटिंग नहीं करूंगा, तब तक वो मेरी मीटिंग को याद नहीं रखेंगे। हाँ, हजारों लाखों फैन, उनके लिए लाखों लोग आते हैं मिलने के लिए, मिलते रहते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मिल भी लेंगे किसी को ऑब्लाइज करने के और लिए, वो पहचानेंगे नहीं, कभी नहीं पहचाने। उसके बाद बैक टू बैक मैंने उनके साथ 2-4 काम किए। अब 2-4 काम के बाद आलम यह है कि कभी किसी इवेंट में कोइंसिडेंटली वो टकरा जाएं तो भी वो नाम से बोलते हैं, अरे चित्रेश भाई कैसे हो। बड़ी बात। आप बताइए इस लेवल के सेलिब्रिटी को कि वो कितने लोगों को नाम से जानते होंगे। तो वो मुझे मेरे नाम से नहीं जान रहे थे, वो जो मैंने 25-50 लाख की डील बार बार दी, उस डील के कारण वो जान रहे थे कि यार ये आदमी है जो मुझसे, जबकि उनको पता था कि मेरा मैनेजर इसका चड्डी बड्डी वाला दोस्त है, कभी भी मिलवा सकता था। तो लोग क्या शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो उसको लगा एग्जैक्टली लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं सर, इसलिए वो रिलेशनशिप का सही इस्तेमाल नहीं करते। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना कि किसी के जीवन में तभी जाके दखल दो जब आप उसके काम के हो, जब आप उस मोमेंट को समझ के काम करते हो ना, तो आपके जीवन में हमेशा इन चीज़ों की वैल्यू बनी रहेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपके और उसके संवाद में कोई तकलीफ आ जाए, वहाँ पे सरेंडर करके छोटे बन जाओ। आज मेरे कोई 2 छोटे भाई बहन कहीं दूर से मुझसे मिलने आए थे, वो मुझसे किसी बात को लेके खफा थे, और उनकी खफा होने की वजह बिल्कुल लाजमी थी, मैं वहाँ गलत था। उन्होंने 4 लाइन बोली, मैंने एक ही लाइन बोली, मैंने कहा तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो, खत्म बात। बड़ी बात है। इसके बाद उनका जितना गुस्सा था सारा गुस्सा ज़ीरो हो गया। सुरेश सर, 100 में से 100 रिलेशन खराब होते हैं केवल कम्युनिकेशन वीक होने के कारण, एक बहुत बढ़िया गालिब ईगो का के शेर कारण है कि कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी बसर कर ली, कुछ इस तरह से ज़िंदगी बसर कर ली, कुछ को माफ़ कर दिया, कुछ से माफ़ी मांग ली। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है 2 लाइनों में। तो एक माफ़ करने वाली बात, अपने ईगो को साइड करके कम्युनिकेशन कर लो, माफ़ी मांग लो। इतनी छोटी सी घटना बस कर लो ना, आपका रिलेशन किसी व्यक्ति से खराब हो ही नहीं सकता।
आपके और मेरे बीच के एक इंसिडेंट की चर्चा करते हैं। आपने डिनर पे इनवाइट किया, हमें कहीं और भी जाना था। हम आपके पास आए, 2 मिनट बैठे, सर जो भी है फटाफट खाते हैं, हमें कहीं और भी जाना है। यदि उस दिन हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम आपके पास नहीं आते, हाँ, है ना, या हम वहाँ नहीं जाते। हम आपके पास भी गए, आपके पास भी 2 रोटी खाई और वहाँ जाके भी 2 रोटी खा ली, तो दोनों जगह रिलेशन बने रहे। या मैं आपके पास नहीं आता तो आपको थोड़ा सा दुख होता, उसके पास नहीं जाता तो उसको थोड़ा दुख और होता। ज्यादा दुख होता कि मेरे पास ना आके उसके पास गए। पर जब अपन दोनों जगह चले गए, हाँ। भले रात में 2 बज गया, पर उसके मन में ये तो रहा कि चलो 2 बजे भैया मेरे घर आए, पर आए तो मुझे लगता है कि पहला स्टेप आप अनबायस्ड होके केवल ये सोच के कि मैं इसके जीवन में देने वाला भाव रखूं, तभी आप एंटर करो। दूसरा, जब आप वैल्यूएबल बन सकते हो तभी उसको छेड़ो। और तीसरा, कितनी भी बड़ी गलती आपसे हो जाए, आप गलत कभी नहीं भी हो तो भी छोटे बन के माफी मांग लो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ, यदि आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो। यदि आप नेटवर्क बना के रखना चाहते हो जीवन भर तो। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई आपके स्वभाव से आपको मिसजज करके आपका मिसयूज कर रहा है और आपको समझ में आ गया, तो उससे प्रेम से कट लो, रिलेशन खराब मत करो। प्रेम से कट लो कि भाई मैं तेरे लायक नहीं हूं, मैं तेरे काम नहीं आ सकता हूं, तो मैं इस काम में नहीं आ पाऊंगा, बात खत्म। इतनी छोटी छोटी चीजें यदि लोग सोचें और उस पर काम करें। सुरेश सर, कम्युनिकेशन ना होने के कारण मैंने भी जीवन में बहुत रिश्ते खोए हैं, और मैं आज उन बातों को लेकर दुख रखता हूं अपने दिल में कि यार उस व्यक्ति के साथ उस दिन में जाके केवल सॉरी बोल देता तो शायद मेरे जीवन में ये गलती नहीं होती। तो वो जो हुआ मेरे लाइफ में, वो मुझे आज तक कचोटता है कि यार आज मैं जो इतनी समझदारी की बातें कर रहा हूँ, मैंने भी जीवन में वो गलतियाँ की हैं। और आज मुझे दुख होता है कि यार उस आदमी से मेरे कितने अच्छे रिलेशन थे, हम एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ सारे काम करते थे, और आज कोइंसिडेंटली हम एक छोटी सी सॉरी बस ना बोलने का, जबकि वो मुझे मनाने 20 बार आया, फिर भी मैंने अपने ईगो को बड़ा लेके चला। तो मैंने बहुत रिश्ते खोए हैं। तब ये अकल आई है कि यार ईगो नहीं चाहिए जीवन में, सरलता चाहिए जीवन में। जिस सरलता से पानी बहता है, जिस सरलता से हवा चलती है, जिस सरलता से सूरज रोशनी देता है, बस उतने सरल बन जाओ, आपका रिश्ते कभी किसी से खराब होते ही नहीं है। बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर। सरल जीवन, सरल रिश्ता और सरल बातें अप्लाई करके रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ चलती है, और कोई रिश्ता टूटता नहीं है जिसका बाद में दुख होता है कितना अच्छा रिश्ता चला गया, शायद समय पे हमने सॉरी नहीं बोला। बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक रिलेशनशिप जिससे आपकी लाइफ बदल दे, बिल्कुल डायरेक्शन बदल गई, सब कुछ बदल गया, उससे क्या सीखा आपने? इस सारे ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स की नेटवर्किंग करी है, गलत सही भी हुई है चीज़ें, आपने अभी बताया, बहुत कुछ सीखा। वन थिंग दैट चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइफ, एक रिश्ता जिससे बहुत कुछ बदल दिया। सर, मैं 2 रिश्ते के बारे में बात करूंगा। एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। हाँ। लाइफ में सर कभी मैं बहुत फाइनेंशियली बड़ा ब्रोक डाउन हो गया था, और शायद उस दिन मैं वो एक फ़ोन ना करता तो शायद मैं सुसाइड भी कर लेता। अच्छा। इतना फाइनेंशियल ब्रोक डाउन हो गया था। मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन करके बोला, दीदी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लॉस हो गया, मैं एकदम जीरो हो गया हूँ। मेरी बहन ने मुझसे एक लाइन बोली, बोले किसी को कुछ देना तो नहीं है, यदि किसी को कुछ देना है तो जितना देना है मुझे बता, अपन मिलके कर लेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना जब तक मैं हूँ। मतलब ये बात बोलते हुए अभी भी मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। उस दिन मेरी बहन ने वो जो एक लाइन बोली कि चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं हूं तेरे साथ, किसी को देना है तो भी बता दे, और किसी को नहीं देना तो चिंता क्या, बाजार से कमाया था बाजार में चला गया ना, जाने दे, तू है ना, सब कुछ वापस बना लेंगे। वो एक लाइन ने मेरे जीवन की ट्रेजेक्ट्री बदल दी। ये हो गया मेरा पर्सनल रिलेशन। दूसरा, मैं किसी कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में काम करता था। अच्छा। आज से 10 साल पहले। तो मेरे एक बड़े खास मित्र हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने जाता था, फिर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने आता तो उनकी कुछ हेल्प भी करता था। तो मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उन्होंने मुझसे बोला, जब तेरे को ये काम करने में मज़ा ही आता है तो देश के अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर, अच्छे लोगों के लिए यही काम कर, वो तो तेरे जैसे लोगों को ढूंढते हैं। मतलब मैं जो काम छोटे छोटे ट्रेनर्स के लिए कर रहा था। हाँ। तो उन्होंने बोला, तुम इतना अच्छा काम इनके लिए करते हो। आप खुद ट्रेनिंग कर रहे थे या उनको ट्रेनिंग वालों को काम दिला रहे थे? मैं ट्रेनर खुद भी था, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, तो मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट आते थे। तो वो असाइनमेंट मैं सारे नहीं कर पाता था, तो मैं कुछ दूसरों को भी दे देता था। तो मैं ऐसे किसी ना किसी की हेल्प करता था। तो मेरे एक पार्टनर थे, उन्होंने मुझसे बोला, जब तुम्हें ये काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो ये काम तुम देश के बड़े लोगों के साथ करो। तो उस समय मैं केवल पूना के लिए करता था। जिस दिन उन्होंने ये बात बोली और मेरे दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ही मुझे किसी बड़े ट्रेनर से कनेक्ट करवाया, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लोगों को लगता है हम प्रचार कर रहे हैं, वहां से मेरे लाइफ का गेम चेंज हो गया। और वहां से मुझे रियल पोटेंशियल पता चला कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में रियल पोटेंशियल क्या है। क्योंकि मैं जिस कंपनी में ट्रेनर था तो कंपनी के ही लोग आते थे, तो मैं उस दायरे से कभी बाहर नहीं निकला था। कुएं के मेंढक थे। एग्जैक्टली।
जब मैंने देखा कि यार ओपन हाउस इवेंट क्या होते हैं जहाँ जनरल पब्लिक आती है, फिर मैंने काम शुरू किया। तो मैंने 2-2, 5-5, 6 लोगों के इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए और वहाँ से मेरी लाइफ में एकदम नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होना शुरू हो गई। और आज जो भी हूँ मैं शायद उन्हीं इवेंट के कारण ही हूँ सर। ये जो आप लोगों को कनेक्ट करते हो, किसी को कोई काम पड़ता है, चित्रेश भाई ये करा दो, चित्रेश भाई उससे कनेक्ट करा दो, चित्रेश भाई ये करा दो मेरा काम, और आप करा भी देते हो। उसका डार्क साइड क्या है और उसमें आप कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो? सर बहुत दिल के कभी करीब वाला कभी सवाल कभी पूछा उल्टा पड़ जाता है, मिलवा दिया और उसने वहाँ कुछ काम खराब कर दिया, ओके चित्रेश भाई आपने मिलवाया था, देखो इससे तो मेरा काम खराब कर दिया। सर बहुत दिल के करीब वाला सवाल पूछा आपने। मतलब इतना कठिन सवाल है हाँ, कि जवाब दूं कि ना दूं वो सोच में हूँ। सर देखिए, इसका डार्क साइड ये है कि कई बार लोग आपके रिलेशन का मिसयूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि सुरेश सर के घर में कोई काम होना है, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है सुरेश सर के घर में, और मैं सुरेश सर के घर गया हूँ। सुरेश सर ने बोला कि चित्रेश यार ये काम चल रहा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रही है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, मैं एक आदमी देता हूँ, करवा देता हूँ। अब क्योंकि उस आदमी का रेफरेंस चित्रेश सोनी ने दिया है सुरेश सर को, तो सुरेश सर उसको किसी मापदंड पे मापेंगे ही नहीं। उनके लिए तो चित्रेश ने दिया है, मतलब ये सॉलिड सोना, खरा सोना ही होगा, बात ही खत्म हो गई। हाँ, आपने तो अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा दी, है ना। अब वो आदमी ने आपके यहाँ जाके काम बिगाड़ लिया तो 100% चांस होते हैं कि आपके और सुरेश जी के बीच के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। ट्रस्ट चला जाएगा यार, ये तो किसी को भी रेफर कर देते हैं, है ना? भेज देते हैं बंदा बगैर परखे। तो ये एक गलत चीज हो जाती है, और ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए, मेरे जीवन में भी हुए। हम परमात्मा तो है नहीं, गलतियां हमसे भी होती हैं। सर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक किसी मित्र का मैंने कोई काम करवाया जिसमें उसका 1-1.5 लाख रुपए का पैसा फंसा था, समझ लीजिए। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये पैसा वहां से आया, मैंने अपने पास से 1 लाख रुपए देके रिलेशन बचाया। अच्छा, क्योंकि मेरी नजर में सुरेश सर लाख रुपए के आदमी थोड़ी है। जो आदमी मेरी नजर में 1000 करोड़ का है, मैं केवल लाख रुपए के लिए उससे क्यों रिलेशन अपने खराब करूं। मैंने पास से 1 लाख रुपए देके मैंने कहा 1.5 लाख का मामला था ना, ये उसने 1 लाख रुपए दिए, इसको सेटल कर और भूल जाए, 50,000 तू भी भूल जा, बात खत्म कर दे। तो कभी कभी इस हद तक भी जाना यदि आपके लिए। तो आपने उससे मांगे कि भैया तुम डैमेज किया, 1 लाख दे, 1.5 लाख दे? सर मैंने उसको खाली एक टेक्स्ट भेज दिया कि तेरे ब्याह में मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, तेरा जिस दिन मन करे देना, नहीं है तेरी हैसियत कोई बात नहीं। मतलब मैं ओपन हाउस में नाम ले सकता हूँ पर नाम किसी का लेके गलत नहीं है, बट नहीं करना। स्टोरी है सीखने वाली। मतलब ऐसा है कि मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिलवाए किसी एक्स पर्सन से, उसने 4 लाख वापस कर दिए और 1 लाख रुपए नहीं दिया, और जो उसमें प्रॉफिट देने की बात थी वो नहीं दिया। तो मैंने उसको कहा प्रॉफिट छोड़ यार, तू तेरा 1 लाख रुपए ले, बात खत्म कर। हाँ, बट सेव द रिलेशनशिप, अपना नाम बचा लिया। क्योंकि मुझे, मेरे लिए तो वैल्यूएबल है ना, वो लाख रुपए का आदमी नहीं है भाई। जिस आदमी का 1000 करोड़ का मैं मन में रिगार्ड रखता हूँ, जिस आदमी ने एक फ़ोन में मेरे लिए लाखों के काम करवा दिए हों, उसके लिए मैं लाख रुपए के लिए अपने क्यों रिलेशन दांव पे लगाऊं। पर इसमें चित्रेश भाई, अगर आप मान लो आपने बोला उससे आ गए लाख रुपए, अगर आप ये कहते कि मैं अपने पास से दे रहा हूँ, आपका नुकसान हुआ, आई एम सॉरी, ये पकड़ो, तो शायद आपका नाम ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। सर देखिए, उनको तो पता है कि वो मैंने ही दिए हुए। अच्छा, पता है, ओके। मतलब मैंने बोला या नहीं बोला से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्टाफ उनको लगातार पैसे आने के बाद भी फ़ोन कर रहा था और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको तो पता था कि पैसे वहाँ से आए नहीं है, चित्रेश नहीं दिए। तो कभी कभी ना बोल के आप ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। बोल के आप इंसान को एहसान दिखाते हो। हाँ, कि देखो मैंने तो दे दिया, उसने नहीं दिया, है ना। पर यदि आप नहीं बोलते हो तो उसके अंतर आत्मा में आपकी इमेज बिल्ड होती है। अच्छा, अभी नेटवर्किंग की दुनिया में कुछ फेक लोग मिलते हैं, कुछ सही लोग मिलते हैं। कैसे पहचान लेते हो कि आदमी फेक है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है? और ये अब आप दिल्ली आए हो जबलपुर से, यहाँ बहुत मिलेंगे। मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका पक्का दोस्त। यहाँ का कल्चर दिल्ली का ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत से प्रिटेंडर्स, बहुत से फेक लोग मिलेंगे, उससे कैसे बचते हो? सर इसका कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला तो मैं लखनऊ से आया था, आज तक धोखा खाता हूँ। कल भी खाया किसी से धोखा। कल मैंने किसी से ये नया फ़ोन खरीदा, iPhone 17, बेटे ने मिलवाया कि मैं इसे 10 साल से फ़ोन खरीदता हूँ। अंकल जी, मैं आपके बेटे से 10 साल से डील कर रहा हूँ, मैं आपको 15,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 15,000 नए फ़ोन पे डिस्काउंट मिल रहा है, शायद इतनी कम, मुझे क्या मालूम कमाई होगी क्या होगा। अब जब सब हो गया, मेरा क्रेडिट कार्ड चार्ज हो गया, तो बताता है फ़ोन तो दुबई का है, ई सिम है, सिम वाला ही नहीं है जी, इसमें बैटरी ज़्यादा मिलेगी। मैं कहा भाई मुझे बिल चाहिए। अब बिल भी इसने तो उधर का लेके पकड़ा दिया जी, पकड़ो ये GST बिल है, लिया आईफोन है, सैमसंग का बिल पकड़ा दिया, उसके पास कोई बिल पड़ा होगा। तो मैं कहा यार तूने बताया नहीं, और उसके बाद 2% क्रेडिट कार्ड का और चार्ज कर लिया। तो मुझे ले दे के 7-8 हज़ार का फ़र्क पड़ा। मैं एप्पल की ओरिजिनल दुकान से ऑनलाइन मुझे आ रहा था 1 दिन में डिलीवरी,
7-8 हज़ार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं ज़्यादा पड़ती, पर तूने मुझे धोखा दिया इतना बड़ा। मैं बेटे को कहा भाई ऐसे लोगों से दूर रहे यार, ये दिल्ली है, यहाँ ऐसा होता है। बाद में बताएं, मैं तू ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रहा कि दुबई का फ़ोन है ये ई सिम है ये, और उस ई सिम की वजह से 24 घंटे मेरा SMS बंद हो गया। वो 24 घंटे मेरी सारी पेमेंटें रुक गई, OTP नहीं आ रही थी। और 1-2 पेमेंट इतनी ज़रूरी थी जहाँ मुझे एम्बेरसमेंट हुई उस वजह से कि मैं ये बहाना बनाऊँ कि मैंने ई सिम बनाया, OTP नहीं आ रहा है। तो उससे कैसे बचते हो यार तुम? ये मुझे भी सिखा दो आज। नहीं सर, ऐसे धोखे मेरे साथ भी होते रहते हैं, और इंसान को एक बार मौका दे दिया जाता है, पर एक बार यदि आपको पता चल गया कि आदमी ठीक नहीं है, फिर उसके साथ रिलेशन खत्म कर लेते हैं। नाम नहीं लेता हूँ, पर इंसिडेंट बस शेयर करता हूँ। अभी किसी व्यक्ति विशेष को मैंने किसी से मिलवाया कि यार ये आदमी बहुत अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, मान लीजिए, और उसने पैसे ले लिए एडवांस 10-20-50 हज़ार रुपये, और फिर काम नहीं किया। तो उसने वो 50,000 रुपये लेने के बाद काम ना करके अपना 50,000 रुपये महीने वाला कितने साल तक क्लाइंट करता वो ख़राब कर लिया। बिल्कुल। तो कई बार जब ऐसा नए नए व्यक्ति होता है जिसको अपन जज नहीं कर पाते, तो मैं उसको मिलवाते हुए ऐसे कचड़ा आदमी से हूँ कि वो दोनों आपस में कचरा मिलके फिगर आउट करके मुझे बता दें कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। बहुत सारे इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में कई बार कोई बड़ी कोलैबोरेशन हो जाती है, मैजिक, जादू। कोई ऐसी मीटिंग किसी की आपके साथ हो गई या आपने करवा दी और उसका कोई करोड़ों का काम बन गया बड़ा, और वो आपका बस जिंदगी भर मुरीद हो गया, यार ये आपने क्या करा दिया। ऐसा कोई स्टोरी हो तो बताओ, क्योंकि ये सर कितनी नेटवर्किंग बताना की दुनिया में बहुत होती है। सर कितनी बताना है। एक तो बढ़िया, सबसे बड़ी वाली बता दो। मेरे एक मित्र हैं जिनका नमकीन का बिजनेस है, नाम नहीं लेता हूँ फिर से। वो पिछले कई सालों से परेशान थे फंडिंग के लिए, मतलब धंधा उनका चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, पर उनको बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी बड़े कैपिटल की, वो हो नहीं पा रही थी। तो हमारे एक और मित्र हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने उनकी मीटिंग कराई। दोनों की मीटिंग कराने के बाद मैंने इनको बोला कि भाई साहब की ये समस्या है, आप देखो जो बेस्ट कर सकते हो। उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी में उनकी इक्विटी बिकवा दी, और वो जिस फंड के लिए पिछले 5 साल से परेशान थे, वो फंड उनको 5 हफ्ते में मिल गया। और फंड सर छोटा मोटा नहीं था, बड़े CR वाले नंबर थे, डबल टेबल डिजिट वाले। अच्छा। CR के नंबर थे। जब उनका सारा काम हो गया, उनका फ़ोन भी आया हाँ। कि चित्रेश भाई ये वाला काम आप हो गया है, और मैं इसमें आपका कुछ सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे को सम्मान देना आपको बड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि तो मैं तो कंपनियों में इक्विटी मांगता हूँ सीधे। तो अच्छा काम हुआ उनका, ये एक स्टोरी रही। फिर एक मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि उस पर नाम लेने का अधिकार है। एक मेरे बड़े अच्छे प्रिय भाई हैं, मनमोहन योगी। मनमोहन योगी जी अपने मुँह से ये बात बोलते हैं, स्टेज में उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने ये बात बोली कि चित्रेश भैया से मिलने के पहले जितना पैसा मैं साल में कमाता था, उससे ज़्यादा पैसा कभी कभी मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। उनमें टैलेंट था। उनको बोलते हुए मैंने किसी पॉडकास्ट में एक सुना, मुझे समझ में आया ये आदमी बड़ा दम है, इसने बहुत चप्पलें अपनी घिसी हैं, बड़ा कठिन जीवन का अनुभव लिया है। मैंने जिसके चैनल पे पॉडकास्ट देखा उसको स्पेशली फ़ोन करके बोला, मैंने कहा इस आदमी से मिलवाओ, इस आदमी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएगा। सर टचवुड अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ थे वो, मैं मिला ना अभी उनसे। सर आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। आज उसने पिछले 1 साल में 50 लोगों की टीम बनाई। 2 लोगों की टीम थी, हस्बैंड वाइफ बस, मनमोहन योगी और लक्ष्मी, 2 ही लोगों की टीम थी। आज 50 लोगों की टीम बनाई, बढ़िया स्टूडियो बनाया द्वारका में, बढ़िया ऑफिस बनाया, और परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ऐसे सर अनगिनत लोग हैं जिनको एक ही कनेक्शन में उनके जीवन में बदलाव, ड्रास्टिक बदलाव आ गया। मतलब ट्रिमेंडस बोलिए, एक्सपोनेंशियल बोलिए, जे कर्व बोलिए, जिनको लोग जानते नहीं थे। आज अमर चौधरी जी हैं, संजय कथुरिया जी हैं, ये सब लोगों को लास्ट 1-2 साल में लोग जाने। जैसे संजय कथुरिया जी हैं, हम लोग दोनों सही साथ में कहीं पे थे। मैंने उनको एक लाइन बोला, सर आपका इतना अच्छा कंटेंट है, आप 100 पॉडकास्ट बिना ये देखे कि कौन बुला रहा है, बस जाके करो। सर आज आप पिछले 1 साल में संजय जी की ग्रोथ देखो, आज आप पिछले 1 साल में मनमोहन की ग्रोथ देखो, पिछले 1 साल में अमर चौधरी की ग्रोथ देखो, पिछले 1 साल में अनुराग ऋषि जी की ग्रोथ देखो। और मैं सर ये मानता हूँ मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि ये कहाँ पे सही जाके फिट होंगे, मैंने बस वो रास्ता बताने में मदद की, बाकी कुछ भी नहीं किया। मतलब परमात्मा ने शायद ये निमित्त मेरे हाथ से लिखा था। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि वो मैंने किया है, बोलता हूँ परमात्मा ने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी, मैंने वो जिम्मेदारी निभा दी। तो सर ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, आप 25 स्टोरी बोलो तो मैं 25 स्वार्थ किया। हाँ, और ये 25 के 25 नाम के साथ बोल सकता हूँ। कोई कमीशन नहीं ली, कुछ नहीं। सर इतना पैसा आ जाता है ना बिना कुछ लिए भी कि कल्पना करना मुश्किल है। फिर वही बात बोलता हूँ कि कभी कभी ये लोग वो काम करवा देते हैं जिन काम को शायद मैं पैसे खर्च करके भी नहीं कर सकता था। आज अमर चौधरी जी हैं, हर पॉडकास्ट में उनके आप 100 पॉडकास्ट देखो तो 100 में से 50 पॉडकास्ट में जब जब कभी ऐसे इंसिडेंट की बात हुई उन्होंने मेरा नाम अपने पॉडकास्ट पे लिया। आज सागर सिन्हा जी हैं, भरे मंच में बोलते हैं,
भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं, भरे मंच में बोलते हैं। अनुराग ऋषि जी तो मैं उनकी कंपनी में उनके साथ काम ही कर रहा हूँ। मनमोहन योगी है, अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं। तो सर ये जो कमाई है, आज आप इस लेवल के इन्फ्लुएंसर से एक वीडियो बाइट बनवाओ, 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मुझे 30 वीडियो में वो बोल रहे हैं, तो 1.5 करोड़ तो दिए ही नहीं मैंने उनको। ट्रू। 3 गोल्डन रूल्स जो हर एंटरप्रेन्योर को समझने चाहिए नेटवर्किंग के। सर कुछ भी रोल नहीं है, केवल एक ही बात, बस मैं 3 नहीं, एक ही रोल बोलता हूँ। एक ही रोल में सब कुछ डिफाइन हो गया। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है और किसके साथ है। वही जो बात आपने बीच में एक प्रश्न पूछा था, हर नेटवर्किंग इवेंट में कार्ड बांटने वाला सिस्टम शुरू कर देते हैं। वो देखते नहीं है किससे मिल रहे हैं, बस उनको तो कार्ड 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 कार्ड, क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस करना चाहते हैं कि यार इससे मिलूँ 1 लाख का धंधा मिल जाए, इससे मिलूँ 1 लाख का धंधा मिल जाएगा। यदि आप अपने जीवन में ये फिगर आउट कर लो कि मुझे अपनी जीवन की ग्रोथ के लिए किस प्रकार की लॉबी के अंदर अपनी एंट्री बनाना है, इतनी अवेयरनेस बस आ जाए और ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लो, काम कर करके इस लॉबी में मैं ऐसे पहुंच सकता हूं, बस आपका गेम शॉर्टेड है। मतलब हर चीज के सर सिंपल ABC फॉर्मूला है। पहला अवेयरनेस होना कि आपको करना क्या है, दूसरा बिलीफ सिस्टम होना कि ये आप काम कर सकते हो, और तीसरा कंसिस्टेंसी से जब तक सफल ना हो जाओ उस काम में डटे रहो डटे रहो डटे रहो डटे रहो। ABC फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जिसने भी अपना लिया उसके जीवन में नेटवर्किंग से वो वेल्थ आती है जो उसकी 7 पुश्तें मिलकर कमा नहीं पाएंगी। अच्छा, बहुत से लोग ना कहते हैं नेटवर्किंग की ROI मेजर करनी चाहिए, एक्सेल में करें, क्या पॉसिबल है? सर जो लोग ट्रांजैक्शनल करना चाहते हैं शायद उनके लिए पॉसिबल है, पर जो लोग इसको रियल वेल्थ बनाना चाहते, जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। पर जो इससे रियल दौलत बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज कोई आपका फार्मूला है, कोई लिस्ट है कि ये वाला नेटवर्क मुझे मेंटेन करना है, रेगुलर टच में रहना है, ये वाला नेटवर्क है ठीक है, हेलो हाय का रिश्ता रखना है, कोई ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट है या फ्लो में चल रहे हो? सर वैसे तो फ्लो में चल रहा है, पर इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है अपने मन के अंदर। हाँ। एक वो कैटेगरी जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त पे या जब मुझे उनकी नीड थी वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, तो उनके साथ तो मैं जीवन भर नेटवर्किंग में रहूँगा, जीवन भर मैं उनके साथ रहूँगा, चाहे मैं उनसे कुछ लूँ या ना लूँ, मुझे कुछ मिले ना मिले, क्योंकि वो मेरे उस वक्त में मेरे साथ थे जब मेरे साथ कम लोग थे। हाँ, और वो तो बड़ा टफ टाइम होता है, कोई तो वो मेरे गोल्डन साया साथ छोड़ जाता है। वो मेरे गोल्डन लोग हैं, उनको मैं जीवन में कभी ना छोड़ने की सोचूंगा और ना मेरे मन में कभी ऐसा विचार आएगा। दूसरे वो लोग हैं जिनको मुझे मेरे जीवन में मेरी तरक्की के लिए मुझे उनकी सच में ज़रूरत है, तो दूसरी कैटेगरी की वो है। और तीसरी कैटेगरी में सब आ जाते हैं कि उनको मेरे से जो चाहिए लेके जाओ, फोकट में लेके जाओ, आने के बाद टेंशन मत दो मुझे, मैंने तुम्हें ये काम है मैंने करा दिया, अब कल आके ये मत बोलना कि यार ये काम अच्छा नहीं हुआ, मुझे वो फ़ोन वाला टेंशन नहीं चाहिए। तुम्हारे मतलब का कोई आदमी, ये 3 आदमी हैं, तीनों को तुम एवेल्युएट करो आराम से बैठ के। तुम्हें लगता है काम के हैं तो काम करना, नहीं लगे मत करना, आके मेरा सर मत खाना कि मेरा काम का नहीं निकला। तो तीसरी कैटेगरी में फिर सब है, उसमें मैं बिना भेदभाव के अपने सारे कॉन्टैक्ट दे देता हूँ कि भैया लेते, तू इससे काम कर ले, तू इससे काम कर, तू उससे काम कर ले, उसमें कुछ आए ना आए कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि जो पहली 2 कैटेगरी है ना, उससे मुझे पता है कि मुझे मेरे जीवन में जो अचीव करना है उससे ज़्यादा ये 2 ही कैटेगरी के लोग मुझे जीवन में दे देंगे, मुझे तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। फिल्टर क्या है? क्या आप किसी से मिल रहे हो, पता है ये ट्रांजैक्शनल है, ये मेरे से मेरे फ़ायदे के लिए मिल रहा है, या बेकार आदमी है जो आपके लेवल पे कहीं खरा नहीं उतरता वैल्यू सिस्टम में कुछ भी, उसका भी कोई काम करोगे या उसको प्यार से काट देते हो? नहीं सर, पहली बार तो मैं सबके काम कर दूंगा। अच्छा, फिल्टर एकदम सिंपल बोलता हूँ आपको सर, जब भी किसी से मुलाकात में पहले 2-3 मिनट में ही वो सीधे टॉपिक पे आ गया तो आप ये समझ लो कि ये केवल आपसे काम निकालने के लिए आया है। दूसरा फिल्टर, पहले ही दूसरे कन्वर्सेशन में उसने आपसे कोई ऐसी बात बोली जो आप पे सूट ही नहीं होती। जैसे मैं आपसे बोलूँ, अरे सुरेश सर आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, बड़े जवान लग रहे हो, बड़े यंग लग रहे हो, और सर आप तो बिल्कुल थकते ही नहीं हो। ऐसी मतलब वो बातें जो आप पे सूट नहीं होती हैं। जैसे कोई मुझसे बोले सर आप तो बहुत मोटे थे, बड़े फिट हो गए हो, अब मैं कभी मोटा था ही नहीं। मतलब वो सरासर झूठ ही बोल रहा है, नकली तारीफ। या उसने मेरे बेटे को कभी देखा ही नहीं और बोले सर आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है, बिटिया आपकी बड़ी अच्छी है। केवल एक फिलोसफिकल बातें करना। तो जहाँ व्यक्ति पहले 2-3 मिनट में या तो अपने काम की बात तुरंत कर ले या आपकी झूठी तारीफ़ें करना शुरू कर दे, वहाँ आप सावधान हो जाओ कि ये आदमी आपके काम का नहीं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ वो बड़ी बड़ी डींगें हाँकना शुरू कर दे,
अरे सागर जी तो मेरे घर जैसे संबंध वाले हैं, अरे BSR सर के तो घर में चाय पी के आता हूँ। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हम 4-5 लोगों के नेटवर्क में हम लोग बैठे थे, सब लोग 4-5 लोग गप्पे कर रहे थे। एक कोई नया आदमी आया और वो मुझसे बोलता है कि मेरे ही किसी पार्टनर के बारे में, नाम नहीं लूँगा, बोलता अरे वो तो मेरे इवेंट में आ रहे हैं, अपनी तो बात हो गई उनसे। अब मैं सोचा यार मेरे पार्टनर ने मुझे नहीं बता रहा कि उस इवेंट में जा रहा है और उस इवेंट में जा रहा है यार। मैंने कहा तो बड़ा गजब हो गया। तो उस दिन उसने मुझसे 2-3 काम बोले और मुझे 100% कन्विक्शन आ गया कि झूठ बोल रहा है। उसके जाने के बाद मैंने मेरे पार्टनर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार तुम उस दिन उस इवेंट में जा रहे हो, बताया नहीं? बोले नहीं मैं तो नहीं यार, वो किसी प्रोग्राम में मिला था, उसने मिला मेरा एक इवेंट है, इनवाइट किया कि आ जाना, तो मैंने कहा देख लूँगा, इसका मतलब थोड़ी होता मैं जा ही रहा हूँ। तो जब ये 3 चीज़ें आप देख लो, पहले मिनट में या दूसरे मिनट में वो आपसे अपने फ़ायदे की बातें करना शुरू कर दे, दूसरा आपकी झूठी तारीफ़ें करना शुरू कर दे, और तीसरा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो डींगे हाँकना शुरू कर दे। बस ये 3 मापदंड पे जहाँ कोई मुझे फिट दिखता है मैं उससे थोड़ी सी दूरी बना लेता हूँ और फिर कुछ दिन उसको ऑब्जर्व करता हूँ, 3 महीने 6 महीने, जब मुझे लगता है शायद मैं चूज़ करने में चूक गया तो फिर रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो इग्नोर कर देता हूँ। आप बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ उठते बैठते हो, किसी मायने में आप भी एक इन्फ्लुएंसर हो अब, तो क्या ऐसा रूल है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस, हाउ टू बिल्ड इट? एक आदमी को जो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है और उसने इन्फ्लुएंस वर्ड का आई भी नहीं सीखा, लेकिन आज उसे समझना है कि मैं इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करूँ, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। हमें कोई बिजनेस देता है हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से, कोई हमारे से मिलता है, कहीं सम्मान देता है, कहीं बुलाता है हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से, कुछ हमसे खरीदता है हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से। हाउ टू बिल्ड दैट? सर बहुत सरल है, बहुत सरल सर। केवल है ना, आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है, भगवान ने आपके अंदर जो स्किल्स इनबिल्ड करके दी हैं, उन स्किल्स को सरल तरीके से लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। बस जैसे हो वैसे रहो, आप 100% इन्फ्लुएंस्ड करने लायक बन जाओगे। जैसे हो वैसे हो। तो आज जैसे हम आपकी बात करें, आपकी एक्सपर्टीज़ है IPO लॉन्च करवाना, आपकी एक्सपर्टीज़ है छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प करना, आपकी एक्सपर्टीज़ है लोगों के बिजनेस के चैलेंजेस को समझना, आपकी एक्सपर्टीज़ है आप प्रश्न, मतलब कोई वकील से बात कर ले और आपसे बात कर ले तो शायद आप बेहतर रिजल्ट दे पाओगे, आप बेहतर उसको सलाह दे पाओगे, आप बेहतर कंसल्टेशन दे पाओगे। ये सब कहाँ से आए? क्योंकि आपने वो जीवन जिया और आप लोगों को अनबायस्ड होके उसके भले के हिसाब से निष्पक्ष राय देते हो कि यार ये करो तो तुम सफल हो जाओगे। बराबर? जब आप ये काम करते हैं तो क्या आप बताइए लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते? 100% होते हैं। मतलब जैसा प्रकृति ने आपको इतने सालों में डेवलप किया, जब आप उसको खुल के वैसा प्रेजेंट करते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं। आपने एक डायलॉग मारा, पान की दुकान खोल लो, आज वो रील कितनी चली, लोगों को कितना पसंद आया। अब इसमें आपने क्या अलग बात बोली? आपने बड़ी सरल वो बात बोली जो आपने अपने जीवन में देखा और किया और करवाया। आज आपने उस समय IPO अपना लॉन्च कर दिया था, आज आपने उस समय अपने IPO को लीड किया था, जब आज IPO बोलने वाले सिखाने वाले लौंडे पैदा भी नहीं हुए थे, आपने तब वो काम कर लिया था। तो आपके लिए तो वो ऐसा गेम है ना, क्योंकि आप वो कर चुके हो, आपको बॉर्न एंड बॉर्ड भगवान ने वो चीज़ें डेवलप करवा दी हैं। मतलब भले वो पैदाइशी नहीं थी पर जीवन ने आपको वो डेवलप करवा के दे दी हैं। जब आज आपसे कोई IPO की बात करता है और वो किसी दूसरे पर्सन से जाके IPO की बात करके आता है तो आपके पास क्यों क्लोज होता है? क्योंकि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हो और बाकी लोग जो किताबों में पढ़ा है या किसी दूसरे के पॉडकास्ट से सुना है वो शेयर करते हैं, इसलिए आपके पास क्लोज होता है ना। तो बस यही एक ही चीज़, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही चीज़ है। भगवान ने आपको जिन चीज़ों के लिए बनाया है, जो चीज़ें आपने फील कर ली हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं, उनको एकदम क्लैरिटी से, एकदम सरलता से, सहजता से लोगों के साथ जब आप शेयर करते हो, आपकी इमेज उनके दिल में, दिमाग में चिपक जाती है, निकल नहीं सकती। और मैं उसी को इन्फ्लुएंस मानता हूँ। यदि मेरे सोशल मीडिया पे 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ फॉलोअर होंगे, मैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं मानूंगा। यदि मेरा फ़ोन बजा और वो फ़ोन उठे, चाहे मैं रात में 2 बजे लगाऊं, उसको मैं इन्फ्लुएंस मानता हूं। कि यदि मैंने सुरेश सर को रात में 2 बजे भी फ़ोन लगाया है और सुरेश सर का मान लो फ़ोन नहीं उठा, तो सुबह सुरेश सर का फ़ोन उठते ही से आना चाहिए कि चित्रेश तेरा रात में 2 बजे फ़ोन आया था, बेटा क्या तकलीफ में है तू, जो तूने मुझे 2 बजे रात में याद किया। दिस इज इन्फ्लुएंस। बड़ी सही डेफिनेशन है। और उसमें मुझे भी एक स्टोरी याद आई। हमारे बिल्कुल स्टूडेंट हैं और 25 करोड़ का टर्नओवर था आए, तो उनका 1-1.5 साल के अंदर 100 करोड़ हो गया, 97। तो मैंने कहा भाई अब तो तुम IPO के लायक हो गए, निकालते हैं, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट बड़ा ही कम, 1-1.5% प्रॉफिट।
मैं कहा तुम 100 करोड़ का काम कर रहे हो, 1 करोड़ का प्रॉफिट है यार, मुझे तुमसे ज़रूरी मिलना है। मैं कहा मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, इस बार सुबह की फ़्लाइट कराता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाओ, हमारा शाम का इवेंट है, मेरे पास 6 घंटे होंगे, पूरी बैलेंस शीट चिट्ठा ले आओ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी ऐसी, उसकी कोई फीस नहीं है, मैंने उनको महीने में 1 घंटे की 1-to-1 देनी खाली, लेकिन मैं 6 घंटा उनके साथ बैठा, पूरा रोड मैप बनाया कि आप इस प्रॉफिट को 10% कैसे ले जाओगे और एक अच्छा IPO लाके 1000 करोड़ कैसे पहुंचोगे, ये सब हमने बैठ के किया। वो था इन्फ्लुएंस, वो ऐसे फ़ैन हो गए, बोले हमें तो दीक्षा लेनी है आपसे। अब मुझे बहुत वर्ड नहीं पता दीक्षा का क्या होता है, आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे, पर उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु हो और हमें अगर दीक्षा लेनी तो आपसे दीक्षा लेनी है, और IPO अगर किया तो सिर्फ आपसे करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें टच से बस नहीं करेगी जब भी। और ये सही आप कह रहे हो कि ये एक इन्फ्लुएंस है कि जब भी कोई काम करते हैं ये सोच के करते हैं, क्या मेरे पास कोई आता है ना IPO करना है, मैं कहा फाइनेंशियल भेजो, तेरे भले का होगा तो कराऊंगा, नहीं होगा तो नहीं कराऊंगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो किसी और मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर पे जाए उसका IPO करा देगा, अपनी फीस के लिए करा देगा, उसकी बलि चढ़ा देगा, मैं नहीं कराऊंगा। मैं कहूँगा तेरे लिए IPO नहीं है तो अभी रुक जा या मत कर, तेरा 2 नंबर का काम ज़्यादा है, तू नहीं कर, कभी फंस जाएगा वहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो ये सही कह रहे हो आप। देखिए जिसको आप ये बोल देते हैं ना कि तू आज उसके लिए प्रिपेयर नहीं है भाई, तू मत कर, जब प्रिपेयर वाला आदमी उसको मिलता है ना तो बोलता है भैया कहीं मत जा, केवल सुरेश जी के पास जा, वो सही सलाह देंगे। मैंने तो पैसे देने की बात की, फिर भी उन्होंने मेरा लॉन्च नहीं किया। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो रियल वैल्यू पे काम करते हैं, वो एथिक्स पे काम करते हैं। वो तेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी होगी तो ही करवाएंगे, यदि आप आज उसके योग्य नहीं हो तो सुरेश सर आपके लिए नहीं करवाएंगे। ये सब आपके एडवोकेट बन रहे हैं, जिनको आप ये बोल देते हो ना कि भाई साहब आज आप तैयार नहीं हो। दीज पीपल्स वर द पीपल्स जो आपको एडवोकेट करेंगे, जो जा के लोगों को बोलेंगे कि भैया सुरेश जी के पास ही जाके काम कराओ। आज भी ऐसा ही हुआ कि IPO लॉन्च था एक हमारे स्टूडेंट का, तो वहाँ एक दूसरा स्टूडेंट मिला, सर मैं ये 2 काम मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा एक काम बहुत बढ़िया है, अच्छा कमा रहा है 10 करोड़ साल का, बोले 2 काम और करने का मन है, करूँ? मैं कहा ना ये सही मौका है ना सही जगह है ये सवाल पूछने की। जब हम 1-to-1 कोचिंग सेशन में होंगे तब ये पूछिएगा, जो आपके लिए भला होगा वो मैं गीता पे हाथ रख के आपको सच कहूँगा कि आपके भले का है, मना करना होगा मना कर दो, यहाँ मत पूछो। इस टाइम मैं कोचिंग मोड में नहीं हूँ क्योंकि कोचिंग मोड में मेरी हर वाणी, हर एक एडवाइस समझो मेरे लिए भगवान के वाक्य है, कि उस इंटेंशन से आते हैं कि इसका कुछ काम भला होगा, मेरे से सलाह ले रहा है। और सर ये मैं खड़े खड़े कैसे बता दूँ तुम्हें? ये सर क्यों है? हाँ बताइए क्यों है ये सर? क्योंकि जब आप कोचिंग करते हैं, जब आप उस व्यक्ति विशेष से उस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तब आप निस्वार्थ भावना से आपके मन में केवल एक ही बात होती है कि इस व्यक्ति का भला होना चाहिए। एब्सोल्युटली 100%। जब किसी भी व्यक्ति के मन में ये भाव होते हैं तो श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में ये बात कही है कि अर्जुन से ये बात कही है कि तुम भी परमात्मा हो मैं भी परमात्मा हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम परमात्मा हो और मुझे पता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो परमात्मा तो हर व्यक्ति के अंदर है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, एथिक्स के साथ दूसरे के भला के लिए काम करता है, उसकी वाणी असत्य हो जाए, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, शायद देखा ही नहीं है, पर कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई से काम कर दे, एथिक्स से, किसी और के भले के लिए, उसकी वाणी में सर दोष आ जाए, ऐसा होता नहीं। और ऐसा मैं हैरान होता हूँ कई बार, यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, सलाह कैसे निकल गई मेरे तो निकल गई। एक इंसान आया था, वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के IIM कोलकाता, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, उसके बाद पैसे नहीं है कोचिंग के, कहता सर मुझे आपसे 1-to-1 करना, मैं हार गया हूँ ज़िंदगी में, स्कूटर पे चल रहा हूँ। मैंने कहा भाई देख, फ्री में मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कुछ मत देना, वैल्यू नहीं होगी, पर एक काम करते थे, वह पैसे नहीं, जब कमाओ तब दे देना। अभी मेरा कहीं इंटरव्यू है TV पे, गाड़ी में बैठ जा, मेरा 2 घंटा पास हो जाएगा, तेरे को सलाह दे दूंगा। उसकी किस्मत अच्छी थी, बारिश पड़ गई, 2 के 4 घंटे मिल गए, और उस एक 1-to-1 से उसकी ज़िंदगी बदल गई। 1 करोड़ कमा रहा साल का, और वो ऐसे ही निकला, बस वो सारी भावना से कि एग्जैक्टली सर। देखिए ये तो आज के समय ठीक है, हमारे ऋषि मुनि मंत्र पढ़ के पानी फेंक देते थे और उसके जीवन में बदलाव हो जाता था, क्योंकि उन्होंने तप कर करके वो चीज़ें बना ली थी। वैसे ही ये जो आप कर रहे हो ये तप है ना सर, आपने अपने जीवन के 40-50 साल इस काम को दे दिए। इतना तप करने के बाद जब आप सामने वाले के जीवन में रियल उसकी भलाई की बात करोगे तो वो व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस ना हो और आपकी वो वाणी सत्य ना हो, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। राइट।
आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मिलते हो, पावरफुल लोगों से भी मिलते हो जिनके करोड़ों फॉलोअर है, और हो सकता है कई ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हों, उनसे आपका मेल भाव है, उनसे कनेक्शन है। क्या ऐसी चीज़ है कि वो चित्रेश को ट्रस्ट करते हैं? सर वैसे सवाल का जवाब तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पर नहीं, फिर आप भी मेरे से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ, मैं अपने आप को सुपर पावर नेटवर्कर समझता था, लेकिन मैं भी आपसे सीख रहा हूँ नेटवर्किंग का। कुछ चीज़ें मेरे में भी गैप हैं। सर मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगा। जब भी आप किसी के जीवन में कुछ देते हैं तो हमेशा आपका हैंड अपर होता है, राइट। लेने वाले का हैंड नीचे होता है। आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो जब आप उसके भले की बात करते हैं बिना स्वार्थ के, तो आप वो बात बड़ी ठोक के करते हो। और जब वो ठोक के बात करते हो ना, तो मैं हमेशा इस बात को रेजोनेट करता हूँ अपनी पास्ट की लाइफ से कि सबसे कड़वी सलाह मैं ही लोगों को देता हूँ और मुंह पे देता हूँ। यदि मुझे आपका कोई काम करते हुए कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो मैं आपको सामने बैठ के बोलूँगा कि सुरेश सर, इस चीज़ में आप 3 साल बाद फेल हो गए ही होगे। मैं वहाँ पे ये नहीं सोचता कि सुरेश सर से मेरे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे कड़वी बात बोलने से, सुरेश सर को ये बात अच्छी नहीं लगी तो, सुरेश सर ने दोबारा मुझे एंटरटेन नहीं किया तो ये क्यों आता है? क्योंकि मैं आपको देने आया हूँ, तो मैं झुकूंगा नहीं। मुझे तो जो सही लग रहा है वो मैं बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो सुनो बात, नहीं लगे तो मत सुनो भाई बात। ये एक कारण है जिसके कारण लोग मेरी बात मानते ही मानते हैं, क्योंकि उनको पता है चित्रेश हो सकता है मुंह पे जो बोल रहा है वो आज कड़वा हो, पर यही वो दवा है जो मुझे लॉन्ग टर्म में रिलीफ देगी। तो मुझे लगता है कई लोगों के बिजनेस के पूरे मॉडल मैंने चेंज करवा दिए ये बोल के कि भाई मैं तो यही सोचता हूँ इस मामले में, आपकी जो भी राय है वो आप अपने हिसाब से सोचो और डिसीजन भी आप लो। मैंने तो मेरी राय निष्पक्ष रख दी कि ये चीज़ 3 साल में बंद हो जाएगी। भारत के एक बहुत बड़े ट्रेनर है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनके पूरी कोर कमेटी बैठी हुई थी, सारे CEO CFO ये वो सब बैठे थे। उन्होंने मुझसे बोला, चित्रेश भाई ये बिजनेस प्रेजेंटेशन अपन ने बनाया, इससे अपन पूरे देश में राज करने वाले हैं, कैसा लग रहा आपको? मैंने कहा सर सच बोलूँगा तो आपको सही नहीं लगेगा, इसलिए मुझे बोलने के लिए मत बोलिए आप। बोले नहीं बताओ, आपने मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम किया, आपको सबसे ज़्यादा बताया। सर मैं डेट के साथ आपको फोटो 1 to 1 में दिखा दूंगा। मैंने उनके वाइट कलर के बोर्ड पे रेड कलर के मार्कर से 13 पॉइंट लिख के आया था कि 13 पॉइंट नहीं सुधरे इस प्रोजेक्ट में तो ये कंपनी 4 साल में बंद हो जाएगी। सर कोविड ने उनको 1 साल का एक्स्ट्रा समय दे दिया, 5 साल में वो कंपनी बंद हो गई। क्योंकि मैंने उस कंपनी के लिए काम किया था तो मुझे पता था कि ये चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, तभी ये मॉडल चलेगा। और मुझे पता है आपके बारे में कोई चीज़, तो मैं 3 साल बाद नहीं बोलूँगा कि अरे सुरेश सर मुझे तो पता था यार ये चीज़ नहीं चलेगी। बाद में मुझे पहले ही पता था। या तो मैं पहले बोलूँगा या फिर बोलूँगा ही नहीं। बोलोगे ही नहीं, चुप रहो। यदि मैं आपके जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए ही काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि कोई भी काम होने के पहले ही मैं सुरेश सर को इंटीमेट कर दूँ। कल यदि मैं ये सब होने के बाद बोलूँ कि यार मुझे तो पता था सुरेश सर ये होने वाला है, मतलब मैं आपका वेल विशर फिर कहाँ रहा सर? ट्रू। मैं तो फिर आपका वेल विशर हूँ ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया करती है। इस कारण बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मुझे लाइक करते हैं, क्योंकि मैं झूठ भी सच भी जो भी है, जो मुझे फील होता है वो मैं सामने बेबाकी से बोलता हूँ, इस बात की फिक्र किए बिना कि ये आदमी के साथ मेरे रिलेशन बचेंगे या नहीं बचेंगे। और यही मेरे आज तक के ग्रोथ का या आज तक के रिलेशनशिप बिल्डिंग का सबसे बड़ा रहस्य रहा सर। अच्छा, आप यहाँ पे एक इंट्रोवर्ट आदमी है, वो तो बोलता ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करता, कहीं समाज में जाता है, पार्टी में जाता है, इवेंट्स पे जाता है, किसी से आपने मिलवाया भी इससे मिल लो, अब वो कम्युनिकेट ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, फ़ोन ही नहीं करता, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता ही नहीं है, वो कैसे नेटवर्किंग करे? सर एक्चुअली इंट्रोवर्ट पूरी दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है, ये तो शब्द डिक्शनरी में बना दिए हैं। वो व्यक्ति यदि बात नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फ वर्थ को कम महसूस करता है, वो कहीं ना कहीं अपने को उन लोगों से छोटा महसूस करता है। जब आप किसी का आइडेंटिफिकेशन उसके हिसाब से कर दो, उसकी वैल्यू के हिसाब से, कितना भी इंट्रोवर्ट आदमी हो, यदि आपने मिलवाते समय उसका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर दिया, सर वो बात ना करे, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा। केवल वो अपनी सेल्फ, उसको क्या लगता है, फॉर एग्जांपल हम सब 100 करोड़ के लोग बैठे हैं और कोई आदमी 15 करोड़ वाला बैठा है, तो वो हो सकता है हेजिटेट करे बात करने वो में, इंट्रोवर्ट हो जाएगा वहाँ। है ना। पर यदि आप वहाँ उसका इंट्रोडक्शन करा दो कि आज हम जितने लोग बैठे हैं, इस आदमी में काबिलियत है कि 100 के 100 लोगों को ये बीट करेगा आने वाले 4 सालों में, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ और लोग मेरे प्रभाव को जानते हैं, फिर वो बात करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं ऐसा मानता हूँ सर, इंट्रोवर्ट वर्ड मैं तो गलत ही मानता हूँ सर। इंट्रोवर्ट कोई नहीं होता है, केवल वो व्यक्ति उस दिन उस समय किस परिस्थिति में है या उसके मन में उसके पास्ट
पेनफुल मेमोरीज क्या हैं, कौन से ट्रॉमा है उसके जीवन में जिसके कारण वो चुप हो गया है। आपने पैदाइशी होने के समय पे कितने बच्चों को बिना रोए देखा आज तक? एक भी नहीं। फिर कैसे इंट्रोवर्ट हो सकता आदमी? आप चलो बच्चा पैदाइश की भी छोड़ दो, 1 साल से लेके 5 साल तक के कितने बच्चों को आपने केवल चुप देखा है? कितने सवाल पूछते हैं वो? मेरा बेटा 3 साल का है, कल को सवाल यहाँ फांदेंगे, कोई परवाह नहीं, बटन बत्ती जला देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, बंद नलके को खोल तो देंगे। मतलब पैदाइशी तो इंट्रोवर्ट नहीं था आदमी। हाँ, इंट्रोवर्ट कब हुआ? Situation से। जब उसके जीवन में कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, जब उसके जीवन में कोई पेनफुल मेमोरी आई, जब उसने कभी बात करने की कोशिश की और किसी ने उसको डांट दिया, डपट दिया, थोड़ा दबाव बना दिया, स्कूल वालों ने बोल दिया कि ये डंप आदमी है, ऐसा है वैसा है, तब आदमी इंट्रोवर्ट बनता है। तो यदि आपने उसके रियल पोटेंशियल को, उसको जागृत करने में मदद कर दी, तो इंट्रोवर्ट रहेगा ही नहीं। चलो अब थोड़ा क्विक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जरूर सर। जिसका जवाब एक वर्ड में हो। 1 word डिफाइंड चित्रेश सोनी। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर फोन बुक। चित्रेश सोनी। नहीं, आपके अलावा और मेरे अलावा। मेरे फादर। वेरी गुड। द वर्स्ट नेटवर्किंग मिस्टेक पीपल मेक। ट्रांजैक्शनल। एक रिलेशनशिप रूल यू नेवर ब्रेक। कुछ भी हो जाए वो नहीं तोड़ते आप। एक रूल, कभी भी ईगो को बीच में मत लाओ बस। एक रेड फ्लैग जो इंस्टेंटली आप कहते हैं इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं आगे बात करनी, यहीं काट दो। जो चापलूसी करे। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपके मॉर्निंग रिचुअल जो आप कभी मिस नहीं करते। पिछले 3 साल से उठते से ही अपने बेटे से मिलना। अच्छा। और इसके अलावा मैं जब भी अपने घर में हूँ तो नहाने के बाद सबसे पहला काम करता हूँ मम्मी पापा के पैर पड़ना, उसके बाद कुछ खाना खाता हूँ। वो रिचुअल मैं जब तक घर में हूँ तो कभी मिस नहीं करता। एक किताब जो आपकी फेवरेट हो, जिसने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया हो। रिच डैड पुअर डैड। कॉफी मीटिंग या फोन कॉल, क्या प्रेफर करोगे? ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मीटिंग। समवन जो आपको हैरान कर दे अपनी नम्रता से। सर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, एक जो उनमें सबसे आपको लगता है यार ये पर मुझे लगता है कि इससे कुछ सीखने वाली बात है। मेरे एक बहुत खास बड़े भाई, मित्र, बिजनेस पार्टनर अनुराग ऋषि जी हैं। वो जिस लेवल का उनके पास ज्ञान है, उसी लेवल की विनम्रता उनके अंदर मैंने देखी। वैसी विनम्रता बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। तो अनुराग ऋषि इसका आंसर। एक इंडिया का ऐसा शहर जिसमें सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, ग्रेटर अपना नोएडा। छोड़ के। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका लॉस होने का बड़ा पछतावा आपको जिंदगी भर। सर वैसे 2-3 हैं, पर क्योंकि आपने एक ही पूछा तो मैं एक बोलता हूँ। मेरे एक बड़े भाई रहे जिनके साथ मैं 18-19 साल की उम्र से काम करता था। वो एक रिलेशनशिप था जिसको छूटने का मुझे बहुत दुख है। 3 मैसेज इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अभी कैरियर शुरू कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में। 3 रूल्स दे शुड फॉलो, चाहे वो नेटवर्किंग के हों, लीडरशिप के हों, बिजनेस के हों, कुछ भी हों, जो उन्हें ज़रूर फॉलो करने, नॉन नेगोशिएबल। सर पहला रूल है कि कोई भी करियर शुरू करने से पहले, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, कम से कम 6 महीने से 1 साल आप इंटर्नशिप करो। कम से कम 6 महीने से 1 साल। जब तक आप ये नहीं कर रहे हो तब तक आप ना जॉब करो ना बिजनेस करो। क्योंकि यदि आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस काम के लिए बने हुए हैं। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हो तो लोग आपसे सारे काम करवाते हैं। उन सारे काम करते करते आपको अपने रियल पोटेंशियल का पता चलता है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जब भी आप किसी भी सेक्टर में काम करना चाह रहे हो, उसकी हार्ड कोर रिसर्च करो और लोगों से सवाल पूछने में बिल्कुल मत झेंपो। लोग क्या करते हैं, मन में कोई आइडिया आता है तो लोगों को लगता है ये आइडिया यदि मैंने सुरेश सर से डिस्कस किया और सुरेश सर ने कॉपी कर लिया, तो इस चक्कर में वो आइडिया किसी से डिस्कस ही नहीं करते हैं। और बिना डिस्कस किए जब वो मार्केट में कूदते हैं, मतलब बिना रिसर्च करे जब वो मार्केट में कूदते हैं तो पिट के आते हैं, फेल होके आते हैं, फिर उनके माथे पे अपने पट्टा लगा लेते हैं कि मैं तो फेलियर ही हूँ। और तीसरी चीज़, आप यदि घर से बाहर निकल रहे हो तो आप ये सोच के निकलो कि आप लोगों को क्या क्या दे सकते हो। ये सोच के मत निकलो कि आज मैं किससे क्या क्या ले सकता हूँ। ये 3 चीज़ें जो भी जीवन में अप्लाई करेगा, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे और चाहे वो कोई भी काम करे, वो असफल हो ही नहीं सकता। एक थोड़ी सी इसको और डिटेल में बोलता हूँ। यदि आपके पास कोई लड़का काम कर रहा है और वो मालिक बन के काम कर रहा है ना, मतलब आपकी टीम में आपका एम्प्लॉय यदि ओनरशिप लेके काम कर रहा है ना, तो जिस दिन वो ओनर बनता है अपनी कंपनी का, उस दिन उसको कभी नौकर जैसा काम नहीं करना पड़ता। हम लोग बिजनेस में देखते हैं कि आदमी मालिक तो बन गया पर दिन रात वही तो काम कर रहा है, उसके एम्प्लॉय काम कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि जब वो खुद कहीं एम्प्लॉय था ना, तो उसने भी वैसे ही काम किया था जैसे लोग आज उसके साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप कहीं पे भी नौकरी करो
यदि आपकी क्षमता 8 घंटे काम करने की है तो आप 12 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, जिसमें आपको वो करने की आदत बन जाए। क्योंकि जब आप बिजनेस करने उतरते हो ना, तो आपको 15 घंटे ही काम करना पड़ेगा शुरुआत में। आप ये सोचो कि मैं बिजनेस में 5 घंटे 6 घंटे काम करके रॉयल लाइफ जी लूँगा, तो ये गलत फहमी है, ये नहीं होता है। तो जिन्होंने ये 3 चीज़ों को सोच के लिया और कर लिया, उनके जीवन में विफलता आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाएंगे सर।